मुराद, अमसाल शाह की एनजीओ का एड्रेस सेंड करो। आफीन ने मुराद को फोन करते हुए कहा। अमसाल की नाराजगी की टेंशन से फ्री हुआ तो उसे काम का होश आया था। नवाज आलम के थ्रू ही इसे पता चला था कि असला थाने नहीं पहुंचा, बल्कि वापस इन्हीं पर डाल दिया गया है कि अटैक करवाकर वो लोग छुड़वा कर ले गए हैं, और इस दौरान एक इंस्पेक्टर समेत एएसपी भी जख्मी हुआ है। जी सर, मैं मैसेज करता हूँ, उसने कहा तो वो मोबाइल हाथ में पकड़े वेट करने लगा, और कुछ देर बाद मैसेज की बीप हुई। मैसेज खोला तो शहर के बाहर की एक बिल्डिंग का एड्रेस था। वो गाड़ी लेकर घर से निकल आया। एनजीओ पहुंचा तो वहां जाकर मालूम हुआ कि वो आज नहीं आई। कब तक आएंगी? मुझे इनसे अर्जेंट मिलना है। सर, कुछ कह नहीं सकते, मैम अपनी मर्जी की मालिक हैं। आती रही तो रोजाना आती रही, और अगर ना आई तो कई कई दिन गुजर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने पेशेवराना अंदाज में कहा। कब से छुट्टी पर हैं? पिछले 3 दिनों से नहीं आ रही हैं, शायद 1-2 दिन में आ जाएं। ओके, ये मेरा नंबर है, जब वो आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज, मेरा इनसे मिलना बहुत जरूरी है। आफीन ने पास पड़ी फाइल पर अपना नंबर लिखते हुए कहा। सर, अगर मुझे याद रहा तो ज़रूर कॉल कर दूंगी, रिसेप्शनिस्ट फाइल उठाते हुए कहा। तो आफीन ने वॉलेट निकालकर 5,000 का नोट इसके सामने रखा। आई एम श्योर अब आप नहीं भूलेंगी। इसकी तरफ मुस्कुराहट उछालता वो बाहर निकल गया। बिल्कुल सर, वो नोट उठाकर अपने बैग में रखते हुए बोली। तो एएसपी साहब, तुम्हें लगता है कि इस तरह घर बिठाकर तुम इसे सेव कर लोगे? जो तुमने किया है इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा, और चुकाएगी तुम्हारी लाडली। गाड़ी में बैठते हुए वो बड़बड़ाया। फौजिया बेगम के भांजे के वलीमे में खदीजा बेगम के साथ अमसाल और आदिल गए थे। इसकी चूंकि छुट्टियां थीं, इसलिए बीजान ने इन्हें भिजवा दिया था कि खदीजा बेगम इसे तकरीब में मदऊक खवातीन से मुतारिफ भी करवा लेंगी। इनका कहना था कि एक तो ये लोग इतने सालों बाद वापस आए थे, दूसरा वो कहीं भी आती जाती नहीं थी, इसलिए इन्होंने कहा कि अमसाल को भी साथ ले जाएं। बाज़िल शहरिया आयशा और सायरा बेगम के साथ चला गया, जबकि अमसाल और आदिल के साथ खदीजा बेगम गई थीं। आदिल ने बहुत कहा कि इतने लोग जा रहे हैं तो वो दोनों नहीं जाते, मगर हाजरा शाह ने दो टोक कह दिया कि जिसको इन्होंने कहा है वो सब जाएंगे। मजबूरन इसे खामोश होना पड़ा। वलीमे के इंतजामात घर पर ही किए गए थे, मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग इंतजामात थे। आदिल इन्हें उतार कर मर्दों की साइड पर चला गया, और वो खदीजा बेगम के साथ घर के अंदर आई। वहां पर पहले से मौजूद खवातीन से मिलने मिलाने के बाद वो आयशा और सानिया के पास जा बैठी। कुछ वक्त तो उसने सुकून से निकाल लिया था, मगर वही उसकी एक जगह खामोशी से टिक कर ना बैठने वाली रग फड़कने उठी थी। यार सानी, क्या है? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी बेचैन रूह के लिए सुकून से बैठना बहुत मुश्किल होगा, सानिया मुस्कुराते हुए बोली। मैं पता है क्या सोच रही हूँ, इसने इधर उधर देखते हुए कहा। यकीनन कुछ उल्टा ही सोच रही होगी, क्योंकि तुम्हारी कोई कल भी सीधी नहीं है। देखो ना, यहाँ पर खवातीन ने कैसे कैसे जेवर पहने हुए हैं, और सारे के सारे एंटीक हैं, मगर हैं कितने खूबसूरत। उसने पास बैठी खातून के कानों में बड़े बड़े झुमके देखते हुए कहा। डोंट टेल मी कि तुम इन पर हाथ साफ करने का सोच रही हो। सानिया ने इसका इश्तियाक देखकर कहा तो अमसाल खिलखिलाकर हंसी। कई खवातीन ने मुड़कर इसे देखा। सीरियसली सानी, कितनी जल्दी तुम मुझे जानने लगी हो? उसने हंसते हुए कहा तो सानिया ने आंखें फाड़ी। तुम पागल हो गई हो? सानिया ने सबको अपनी तरफ देखता पाकर इसे टहुका दिया। अच्छा, मैं यहाँ से किसी का जेवर उड़ा कर लाऊं, फिर मानोगी मुझे? अमसाल उठकर खड़ी हुई। ओ यार, मैंने तुम्हें पहले ही माना हुआ है, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सानिया ने आजिजी से कहा। क्या है, थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा, फिर वापस कर देंगे। यले, ये लोग हमारी फैमिली की बड़ी इज्जत करते हैं, प्लीज क्यों जूते पड़वाने हैं? कुछ नहीं होता। इसका गाल खींच कर वो एक तरफ चली गई। इसको उठकर जाता देखकर सारा बेगम सानिया की तरफ आई। क्या बात है, क्यों इसको चैन नहीं है? किधर गई है? कह रही थी कि जेवर पर हाथ साफ करती हूँ, फिर वापस कर देगी। या मेरे खुदा, क्या चीज दी है तूने मुझे? एक ही दी थी तो वो ढंग से तो दे देता। इन्होंने सर पीटा। आयशा, जाकर इसका पता करो किधर गई है, यहाँ तो नजर नहीं आ रही, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, सारा बेगम ने आयशा से कहा। आपी,
رائڈر روم ضرور چیک کر لیجیے گا، اس کو اپنا مطلوبہ سامان وہیں سے ملنے کے امکانات، سو وہیں گئی ہوگی۔ ثانیہ ہنستے ہوئے بولی، خیریت ثانیہ، یہ سب باری باری کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو نکلتا دیکھ کر خدیجہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ آپ کی بہو کسی کا زیور اڑانے گئی ہے، ثانیہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ کیا کرنے گئی ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کسی کا زیور اڑانے، مطلب چوری کرنے، کہہ رہی تھی کتنے پیارے پیارے ڈیزائن ہیں، کسی کا اتار کر لے آتی ہوں، اور یہ دونوں ساس بہو اس کے پیچھے گئی ہیں۔ یا اللہ، یہ لڑکی کچھ بھی سوچ لیتی ہے، اور حد تو یہ ہے عمل کرنے بھی چل پڑتی ہے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ سارا بیگر باہر نکلی تو امسال ایک عورت کے پاس کھڑی گپیاں ہانکنے میں مصروف تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ماما، ان آنٹی سے سلام دعا کر رہی تھی، ہو گئی تو چلو۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے ایک سائڈ پر لے گئی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تمہاری روح کو چین نہیں ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتی؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائیں۔ کیا ہوا مما؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ خود کو اکیلا ان کے شکنجے میں پا کر وہ گنگنائی۔ اتنی معصوم شکل نہ بنایا کرو، اور یہ ہاتھ دکھاؤ اپنے، انہوں نے سختی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کھول کر چیک کیے۔ کیا ہو گیا ماما؟ آپ کیوں ایسے کر رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بس ان آنٹی سے بات کر رہی تھی۔ یا اللہ، کہیں سے شہری بھائی یا ایدی بھائی آ جائیں، اس نے دل میں دعا مانگی۔ چونکہ وہ اس وقت اکیلی ہی سائرہ بیگم کے ہتھے چڑھی ہوئی تھی، اس لیے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی تھی۔ شٹ اپ یلے، خبردار جو کچھ بولا تو ایک کھینچ کر تھپڑ لگاؤں گی۔ انہوں نے تھپڑ مارنے کو ہاتھ اٹھایا تو اس نے جلدی سے منہ دوسری سائڈ پر کیا۔ عادل اور شہریار جو عدنان کے ساتھ بیٹھک سے نکل رہے تھے، ان کی نظر پڑی تو گیراج میں سائرہ بیگم کو ڈانٹتے اور اسے مظلومیت کا شکار بنے کھڑا دیکھ کر اس طرف آئے۔ کیا بات ہے ماما، کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ شہریار نے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ لو آ گئے تمہارے ہمدرد۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے شہریار کی طرف دھکیلا۔ کیا ہو گیا ہے خالہ، کیوں اتنے لوگوں کے سامنے ڈانٹ رہی ہیں؟ عادل نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماما کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ کیا کیا ہے تم نے؟ شہریار نے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ پتا نہیں بھائی، مجھے تو خود نہیں پتا میں نے کیا کیا ہے، بس ایک خاتون سے باتیں کر رہی تھی کہ آ کر غصہ کرنے لگی۔ اس نے منہ بسوڑا۔ ماما، آپ بھی حد کرتی ہیں، کوئی وجہ بھی تو ہو۔ شہریار نے سر جھٹکا۔ میں پاگل ہوں، دماغ خراب ہے میرا جو فضول میں اس کو ڈانٹتی ہوں؟ پوچھو اس سے، شادی میں آئی عورتوں کے زیور اڑانے کی پلاننگ کرنے نکلی ہیں۔ واٹ؟ بیت وقت دونوں کے منہ سے نکلا۔ یلے، شہریار نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا بھائی، میں ثانی سے مذاق کر کے آئی تھی، اس اسٹوپڈ نے سیریس لے لیا۔ میں پاگل تھوڑی ہوں جو یہ حرکت کروں گی، اس نے جھلا کر کہا۔ یہ اتنے شاندار آئیڈیاز تمہارے دماغ میں کیسے آ جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں آتے؟ عادل نے اسے گھورا۔ ارد گرد پر گہری اور تنقیدی نگاہ رکھا کرو، امسال نے مفت مشورہ دیا۔ ماما، آپ اسے لے کر جائیں، کچھ نہیں کرے گی، اتنی بھی پاگل نہیں ہے جو ایسا کام کرے گی۔ اور آپ بھی پلیز پہلے سن تو لیا کریں، ایسے ہی جھاڑنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ شہریار نے اس کو سائرہ بیگم کی طرف بھیجا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتی اندر چلی گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شہریار نے اسے خود کو گھڑتا پا کر پوچھا۔ کیا ہو جاتا جو تم لوگ 2-4 سال مزید دیر سے آ جاتے؟ اس سے کیا ہوتا؟ شہریار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کم سے کم میری شادی تو کہیں اور ہو جاتی۔ اب دیکھو نا، نہ تم لوگ آتے، نہ مجھے تمہاری بہن سے محبت ہوتی، نہ میں شادی کرتا، اور نہ ہی روز مجھے کوئی نئی بات سننے کو ملتی۔ یقین کر، ہر روز کوئی نیا ہی تجربہ ہوتا ہے۔ میں یلے سے کرتا ہوں بات کہ تم سے تنگ آ چکے ہیں، شہریار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ خبردار جو کوئی ایسی بکواس کی، وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ عادل نے اس کا بازو پکڑ کر موڑا۔ اچھا، کچھ نہیں کہتا، ہاتھ تو چھوڑو نا، یہ دوسرا گناہ ہوگا جو تم اپنے کھاتے میں درج کرواؤ گے، اس نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ او یار بس، میری قسمت میں اتنا ہی سکون لکھا تھا، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کچھ زیادہ ہو رہا ہے، شہریار نے باہر کی طرف جاتے ہوئے رک کر اسے گھورا تو وہ سیدھا ہوتا اس کے پیچھے چل دیا۔ سائرہ بیگم نے اسے لے جا کر خدیجہ بیگم کے پاس بٹھایا اور وہاں سے نہ اٹھنے کی سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے خود فوزیہ بیگم کے پاس مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ چونکہ تازہ تازہ بے عزتی کروا کر آئی تھی، اس لیے سکون سے بیٹھ گئی۔
हाँ, अलबत्ता सानिया से नाराज़गी का वाज़ेह ऐलान कर दिया था। अभी इन्हें बैठे कुछ ही देर गुज़री थी कि एक अधेड़ उम्र औरत इनके पास आ बैठी। माशाल्लाह से आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। उस औरत ने अमसाल के सर पर हाथ रखते हुए कहा। जी, खतीजा बेगम मुस्कुराई। आप लोग लड़के की तरफ से हैं या लड़की की तरफ से? उसने पूछा। लड़के की तरफ से हैं, लड़के की फूफी मेरी जिठानी है। अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो करीबी रिश्तेदार हैं। हम लड़की की तरफ से आए हैं, उसने खुद ही बताया। और बेटा क्या करती हो, कितनी पढ़ी लिखी हो? उसने अमसाल से पूछा। आंटी, बीबीए किया है और भाइयों के साथ ऑफिस जाती हूँ। अमसाल ने शाइस्तगी से कहा। अच्छा बहन, एक बात कहनी थी। मुझे और मेरी बेटी को आपकी बेटी पसंद आई है। वो मुझे काफी देर से कह रही है कि आपसे जाकर बात करूं। हम लोग शहर में रहते हैं। मेरा बेटा फाइटर पायलट है। इसके अलावा वो गांव में अपनी ज़मीनें भी हैं। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आपकी बेटी के लिए आपके घर आना चाह रहे थे। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरा बेटा जिसकी ये बीवी है उसको ज़रूर होगा, खदीजा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इनको बात शुरू करते ही समझ गई थी कि किस मकसद के तहत बात कर रही हैं। जी? इन्होंने हैरानगी से पूछा। ये मेरी बेटी नहीं, बहू है, खदीजा बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ओह! वो शर्मिंदा सी उठ गई। क्या? खदीजा बेगम को मुस्कुराते हुए खुद को देखता पाकर वो झिप्पी। मैं सोच रही हूँ, अगर यही रिश्ता कुछ दिन पहले आ जाता तो मेरा बेटा तो बच जाता। बेचारे का बुरा हाल कर देती हो, खदीजा बेगम मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। अमसाल बुरा मानने के बजाय उछली। वाह खला, आज लगी है ना सास। बस ऐसे ही जली कटी सुनाती रहा करें। कुछ दिन तक तो मैं मजलूम बहू का किरदार अदा करूंगी, फिर आपको दो बदू जवाब दिया करूंगी। आपका बेटा घर आएगा तो पहले आप मेरी शिकायतें लगाइएगा, फिर मैं आपकी लगाया करूंगी। कसम से बड़ा मजा आना है। आदि बेचारा फंस कर रह जाएगा। वो आंखें घुमा घुमा कर नक्शा खींचने लगी। कोई बेचारा नहीं है भाई, इन्होंने आप दोनों को ही हाथ पकड़कर बाहर निकाल देना है कि जाओ पहले अपने मामले निपटा लो फिर आ जाना। पास बैठी सानिया ने हंसते हुए कहा। दफा हम क्यों निकलेंगे? अमसाल ने इसके बाजू पर चुटकी काटी तो वो कराकर रह गई। तुम्हें पता है आदि, आज तकरीब में क्या हुआ? ड्रेसिंग टेबल पर बैठी अमसाल ने चूड़ियां उतारते हुए कहा। हाँ, मैंने देखा था, तुम खाला से थप्पड़ खाते खाते बची हो। ओहो! उसकी बात नहीं कर रही, वो बात दोहरानी ज़रूरी है। अमसाल ने शीशे में इसे घूरी दिखाई। अच्छा बताओ, मैं सुन रहा हूँ। वो उठकर कूहनी के बल लेटा। आज वहाँ एक खातून मेरा रिश्ता लाई थी। व्हाट? वो सीधा होकर बैठा। तुम्हें पता है, इनका बेटा फाइटर पायलट है। अमसाल ने मज़े से बताया। पायलट है तो रहे, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? आदिल ने इसके मुस्कुराने पर इसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। नहीं, मैं तो ऐसी ही बोल रही थी। वैसे मुझे फाइटर पायलट बहुत पसंद है। मैंने सोचा था कि शहरी भाई से कहूंगी कोई पायलट ढूंढे, मगर मेरी किस्मत में ये जाली एसपी था। अमसाल ने हाँ भरी। हाँ भाई, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। अब देखो ना, मुझे भी संजीदा मिजाज, कम बोलने वाली और मैच्योर लड़कियां पसंद थी। और शादी किससे हुई है जो सिर्फ उस वक्त खामोश होती है जब सो रही होती है। कभी कभी तो सोते हुए भी बोल रही होती है। संजीदगी तुम में नाम को नहीं, और मैच्योरिटी तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मुझे तो ये फिक्र खाने खाए जा रही है कि पता नहीं तुम कल को हमारे बच्चों के कैसे संभालोगी। आदिल ने इसकी आंखों में शरारत देखकर संजीदगी से कहा। अमसाल जो मुंह खोले इसको सुन रही थी, उठकर इसके सर पर पहुंची। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ज्यादा बोलती हूँ, बच्चों की तरह बिहेव करती हूँ, मिच्योर नहीं हूँ, पागल हूँ, मेरे सर में हवा भरी हुई है। हाँ बिल्कुल, फितना हूँ, आफत हो। अच्छा, मैं आफत हूँ? वो तकिया उठाते हुए बोली। हाँ, पूरी पूरी चुड़ैल हो, मेरा आधे से ज्यादा खून पी गई हो। कितने गम है ना तुम्हारे इस नन्ही सी जान को, आज कुछ हल्के कर देती हूँ। वो तकिए को मजबूती से पकड़ते हुए लाड से बोली। देखो, मैं जबान से बात कर रहा हूँ, तुम भी जबान से बात करो। ये हाथ वाला काम नहीं करना। इसको तकिया ऊपर की तरफ ले जाते हुए आदिल पीछे हुआ। ये जो तुम्हारे दुख दर्द है ना, इनको कम करने का इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।
सो सॉरी माय डियरेस्ट हस्बी। वो इसके मुंह पर तकिया रखते हुए बोली। पागल हो गई हो, जान लेनी है क्या, हटाओ इसे। उसने तकिया छीन कर फेंका। कितने डरपोक हो तुम, कैसे जान पर बनाई थी जैसे मैं वाकई ही तुम्हें मार दूंगी। अमसाल ने इसके पास बैठते हुए कहके लगाया। मैं डरपोक नहीं हूँ, तुम जरूरत से ज्यादा बहादुर हो। ऐसे काम तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, और वैसे भी अगर तुम ऐसा वैसा कुछ कर भी देती हो तो तुम्हें किसने पूछना था। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है तुम्हारे भाई मक्खन में से बाल की तरह तुम्हें निकाल लेते। उसने मुस्कुराते हुए इसके बालों की लट को उंगली पर लपेट कर खींची। तुम ना बहुत अच्छी हो। अमसाल ने इसका हाथ पकड़कर चूमा तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। जानता हूँ, और तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, इसलिए अब काम बताओ। मुझे सुबह शाह हाउस जाना है। उसकी बात पर आदिल की मुस्कुराहट गायब हुई। सो जाओ यले, रात काफी हो गई है। आदिल ने इसके हाथों से अपना हाथ निकाला। प्लीज आदि, मुझे वहां चक्कर लगाए तकरीबन एक हफ्ता हो गया है, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। लास्ट टाइम मैं 4 दिन पहले गई थी, और वो भी आधे घंटे के लिए। प्लीज जाने दो। अमसाल ने दोबारा इसका हाथ पकड़कर मुल्तजी लहजे में कहा। तुम्हारी हर बात मानता हूँ, मगर ये नहीं मान सकता, इसलिए तुम्हारा जिद करना बेकार है। कोई और बात करो, वरना सो जाओ। आदि प्लीज, तुम अब मुझे सख्ती पर मजबूर कर रही हो। उसने आंखें दिखाई। कुछ नहीं होता ना, इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ ना। और अगर मेरी लिखी ही इतनी है तो चाहे तुम जितना भी कर लो, आ जाएगी। बहुत सारा काम पड़ा होगा, आज भी फोन आया था, बच्चे भी बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। यले फॉर गॉड से, एक बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, क्यों एक ही बात पर अटक जाती हो। क्या करूं मैं तुम्हारा, वो झुंझुलाया। तो वो इसके पीछे से तकिया उठाकर वहीं लेट गई। अब ऐसे क्यों सो रही हो, उठो, चेंज करके आओ, और बाल भी बांधो, टूटते रहेंगे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने इसका कंधा हिलाया। वो उसका हाथ झटक कर उठी और कंबल खींचकर सर तक तान गई। वो गहरी सांस लेते हुए सीधा होकर लेट गया। सुबह वो इसके जाने से पहले ही उठकर बाहर निकल गई थी। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो वो किचन से बर्तन लाकर टेबल पर रख रही थी। इसे देखकर इसका फूला मुंह मजीद फूल गया। हाथ में पकड़ा हॉट पॉट उसने टेबल पर पटका। यले, ये अंडा आदिल को दे आओ, और तुम भी बैठकर नाश्ता कर लो, बाकी का मैं देख लेती हूँ। सारा बेगम ने इसको दिलजमई से काम करते देखकर कहा। उसने प्लेट लाकर इसके सामने पटकी और जोर से कुर्सी खींचते हुए उसके पास बैठी। ये तो पूरी पूरी बीवी बन गई है। इसकी तेवरियां देखते हुए वो बड़बड़ाए। नाश्ते के बाद वो खामोशी से उठकर हॉल में जा बैठी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तैयार होकर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं जाना, उसकी तरफ देखते बगैर उसने जवाब दिया। 7:35 हो गए हैं, और मैं 7:45 तक वेट करूंगा, आदिल कहकर गैराज में खड़ी जीप के पास जाकर खड़ा हो गया। ठीक 5 मिनट 2 मिनट बाद ही वो बैग लेकर आती दिखाई दी। तुम इतनी जल्दी तैयार भी हो गई? उसकी तरफ का दरवाजा बंद करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला। तैयार तो मैं होकर बैठी थी, बस बैग ही लेना था, वो मैं लेकर आ गई। मतलब ये कि मुझे पता था कि तुम मुझे लेकर जाओगे, इसलिए तैयार होकर ही बैठी थी। अमसाल ने हंसते हुए कहा। मजबूरी थी, जिस तरह तुम रिवायती बीवियों की तरह बर्तन पटक रही थी, मुझे डर था शाम तक खाने के लिए नए बर्तनों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। खैर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कुछ देर के लिए काम से जाना है। मैं तुम्हें शाह हाउस के अंदर उतार कर जाऊंगा और वहीं से पिक करूंगा। अगर तुमने एक कदम भी वहां से बाहर निकाला तो बिलीव मी, रियले बहुत बुरा पेश आऊंगा, और इस बार किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दूंगा। समझ रही हो ना? आदिल के लहजे में बिला की संजीदगी थी। अच्छा अच्छा, कहीं नहीं जाती, यूं डराओ तो नहीं। अमसाल ने इसका सख्त अंदाज देखते हुए खिड़की की तरफ रुख मोड़ गई। वो इसे शाह हाउस छोड़कर खुद कहीं चला गया था। बाजिल को उसने कॉल करके स्कूल जाने को बोला और खुद रिहायशी एरिया की तरफ चली गई। अभी बच्चों के कमरे का जायजा ले रही थी कि एक मुलाजिमा ने इसे आकर बताया कि उससे मिलने कोई आया है। तो वो बाही का फिर कभी पर छोड़ती ऑफिस आई तो आफीन को बैठा देखकर चौंकी। तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वो मुस्कुराती हुई इसकी तरफ मुड़ी। हाँ, मुझे यहाँ छोटा सा काम था। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
वो उठते हुए बोला। इतने दिनों बाद इसे रूबरू पाकर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। तुम्हें यहाँ क्या काम है? वो पलटकर टेबल की दूसरी तरफ रखी रिवॉल्विंग चेयर पर जा बैठी। मुझे अमशाल शाह से मिलना है। कहो। वो टेबल पर कोहनियां रखते हुए इसकी तरफ मुतवज्जे हुई। तुमसे नहीं, अमसाल शाह से काम है। हाँ, तो मैं ही हूँ अमसाल शाह। बोलो क्या काम है? उसके मोबाइल की मैसेज बीप हुई। वो तो इसके सर पर धमाका करके मोबाइल में लग गई। और आफीन का काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। दिल की धड़कनों में एक हशरा सा बरपा हुआ। वो साकित, वो जामिद बैठा बेयकीनी से इसे देख रहा था। हाँ आफीन, बोलो क्या काम था? अमसाल चूंकि बाजिल के साथ चैट कर रही थी, इसलिए इसका उड़ा रंग ना देख सकी। सो गए क्या? अमसाल ने सर उठाया तो उसके चेहरे पर आते जाते रंग देखकर चौंकी। तुम ठीक हो? वो उठकर इसकी तरफ आई। आफीन। उसने इसका कंधा पकड़कर हिलाया तो वो होश में आया। क्या हुआ है? अमसाल ने हैरत से इसकी खाली खाली आंखों को देखा। वो एक झटके से उठा और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। आफीन, तुम्हें अचानक से क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? वो इसके पीछे बाहर तक आई, मगर वो अनसुनी करता गाड़ी लेकर गेट से निकल गया। अमसाल ने इसके पीछे जाना चाहा, मगर आदिल की वार्निंग कानों में गूंजी तो वो वहीं से वापस लौट गई। वो वहां से घर कैसे पहुंचा वो ही जानता था। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था ये ले ही अमसाल शाह है। अपनी 28 साल जिंदगी में इसे पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी, किसी से मोहब्बत हुई थी, और वो इसकी सबसे बड़ी दुश्मन की बीवी निकली। इतने दिनों तक वो एक सहराब के पीछे भागता रहा था। जैसे जैसे वो सोचता जा रहा था उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। तैश के आलम में वो उठकर अपना गुस्सा कमरे की चीजों पर निकालने लगा। अंदर से आती टूट फूट की आवाजें सुनकर मुलाजिम नीचे हॉल में इकट्ठे हो गए। अलबत्ता ऊपर जाने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की। नवाज आलम 2 दिन से कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे। घर में कोई और था नहीं जो उससे तोड़ फोड़ की वजह पूछता या रोकता। कुछ ही देर में वो पूरे कमरे का हशर बिगाड़ चुका था। क्यों किया तुमने ऐसा अमसाल? क्यों मुझे इतना आगे जाने दिया? वो सर थामता वहीं बैठता चला गया। कुछ ही देर में इसका फोन बजने लगा। उसने जेब से निकाल कर नंबर देखा तो डिम्पल गर्ल का नाम पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। चीटर हो तुम, चीटिंग की है तुमने। उसने पूरी कुवत से मोबाइल फर्श पर दे मारा। अमसाल, जो इसके रवैये से परेशान हो गई थी, ऑफिस में आकर उसे फोन करने लगी कि दूसरी तरफ से काट दिया गया। दोबारा मिलाया तो नंबर बंद था। पता नहीं इसे क्या हुआ है। अच्छा भला बैठा था। मोबाइल टेबल पर रखकर वो फाइल उठाकर देखने लगी। तकरीबन 2 घंटे बाद आदिल इसे लेने आया था। उसके आने तक वो काम निपटा चुकी थी। बाहर निकलकर उसने शॉपिंग का शोर मचा दिया और आदिल को मानना ही पड़ा। इसे लिए वो एक शॉपिंग मॉल में आया। अपने और आदिल के लिए शॉपिंग करने के बाद अमसाल इसे लिए एक बेबी गारमेंट्स शॉप में आई। यहाँ से क्या लेना है? आदिल ने हैरत से पूछा। अपने भतीजों के लिए शॉपिंग करनी है। किधर है? आदिल की हैरानगी शदीद हुई। कौन? उसके आगे चलती अमसाल ने पलट कर देखा। तुम्हारे भतीजे? ओहो भाई, अभी नहीं आए, मगर इनकी शॉपिंग करनी है। शरियार भाई और उदैत के अलावा अब तो अल्लाह पाक ने अमान भाई को ये खुशी दी है तो घर में 3-3 बेबी आ रहे हैं। मैं तो इनकी ढेरों चीजों लूंगी। वो जबान के साथ साथ हाथों को भी हरकत दे रही थी। सामने लटके कपड़ों में से चूज करके इसे पकड़ा रही थी। यार यले, मेरे हाथ ऑलरेडी फिल हैं, अब इनको कैसे पकड़ूं? उसको खुद पर कपड़े लाते देखकर आदिल ने दुहाई दी और हमेशा की तरह अमसाल नजरअंदाज कर गई। बिल पे कर कर बाहर निकले तो आदिल के हाथ में काफी तादाद में शॉपर जमा हो चुके थे। ये दिन भी आना था। इलाके का एएसपी शॉपिंग बैग पकड़े बीवी के कदमों पर कदम रखे चला आ रहा है। वो बड़बड़ाता इसके पीछे आ रहा था कि यकदम अमसाल के कदमों को ब्रेक लगी। पीछे आता आदिल इससे टकराते टकराते बचा। क्या हुआ? फिर कुछ याद आया। मेरा मोबाइल अंदर रह गया है, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। वो जल्दी से अंदर भागी। वो मोबाइल उठाए वापस आई तो वो 2-3 लड़कियों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। वो जो इन
کے جواب میں بس ہوں ہاں کیے جا رہا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر اس نے مسکرا مسکرا کر ان کا حال چال پوچھنا شروع کر دیا۔ امسال کے تیور ایک دم سے بگڑے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ ہم سر سے ہیلو ہائی کر رہے تھے۔ پچھلے دنوں انہیں ٹی وی پر دیکھا تھا، ہم تو ان کی فینز ہی ہو گئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے نزاکت سے کہا۔ ہو گئی؟ چلو نکلو یہاں سے، امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے ابھی کہاں، ابھی تو ہم نے سر کے ساتھ سیلفی بھی بنوانی ہے، دوسری نے کیمرہ کھولتے ہوئے کہا۔ محترمہ، یہ اتنے بھی مشہور نہیں ہے جو آپ کو سیلفی کا بخار ہو رہا ہے۔ چلیں شاباش، جائیں کسی اور کے ساتھ سیلفی لیجیے گا۔ اس نے شعلہ اگلتی آنکھوں سے عادل کو گھورا جو اس کی نظر میں مسکراہٹ سجائے خوش اخلاقی کے تمام ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ در حقیقت وہ اس جیلسی پر مسکرا رہا تھا۔ آپ ہماری بھی ان سے دوستی کروا دیجیے نا۔ یقین کریں صرف ٹی وی پر دیکھ کر ہی ہم تینوں کا یہ زبردست قسم کا کرش بن چکے ہیں۔ پہلے نے اسے شاید عادل کا دوست سمجھ کر اپنا سیکرٹ شیئر کیا تھا۔ مارا غصے کے امسال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عادل نے بہت مشکل سے اپنا کہہ روکا کہ گرم لوہے پر چوٹ لگا کر اپنی شامت نہیں لا سکتا تھا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ وہیں شروع ہو جاتی۔ لو آدی، تمہارے لیے ایک دم سے اکٹھی 3 کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے طنز کیا۔ آپ کا تعارف؟ سیلفی والی کو شاید کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، اس لیے جلدی سے پوچھا۔ تم تینوں کی مشترکہ شوقن، اس نے عادل کا بازو پکڑتے ہوئے جتایا تو وہ تینوں شرمندہ ہوئی۔ سوری میم، وہ ہم بس ایسے ہی، تیسری جو خاموش کھڑی تھی جلدی سے بولی۔ خدا حافظ، وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے مون سے لیے نکل گئی۔ توبہ ہے، آج کل کی لڑکیاں کتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں، شرم و حیا تو رہی نہیں۔ کیسے ایک بندے کی بیوی کو کہہ رہی ہیں ہماری دوستی کروا دو، یہ ہمارا کرش ہے۔ ان کی نقل اتارتے گاڑی میں بیٹھی اور سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ یہ منہ ہی منہ میں کیوں ہنس رہے ہو؟ کھل کر ہنس لو، بہت مزہ آیا ہے نا تمہیں؟ پارکنگ میں لوگوں کی موجودگی کا خیال کر کے اس نے صرف گھورنے پر اتفاق کیا۔ بہت کنٹرول کے باوجود بھی اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ لڑکیوں کا صرف بات کرنا برداشت نہیں کر سکی۔ وہ بات نہیں کر رہی تھی، سیدھا سیدھا لائن مار رہی تھی تم پر، اس نے دانت پیسے۔ یار میں ان میں سے ہی کسی ایک سے شادی کر لیتا ہوں، یہ تو مجھے دیکھ دیکھ کر ہی جیتی، میری ہر بات مانتی، تم تو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہو۔ اس نے موضوع آ بھری۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے نا؟ اس نے سر جھٹکا۔ اس کا بگڑا موڈ دیکھ کر اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتا جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بڑبڑا رہی ہوتی۔ ویسے ان میں سے زیادہ خوبصورت کون تھی؟ غصے سے ماتھے پر پڑے بلز اور سختی سے بھیجے ہوئے اس کے ہونٹ دیکھ کر عادل کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ چپ چاپ گاڑی چلاؤ، ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں کہ ہم پبلک پلیس پر ہیں، اس نے جو نخوت انداز میں گھورتے ہوئے کہا۔ اوکے میں چپ ہوں، کچھ نہیں بول رہا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، کہتی ہوئی وہ کھڑکی کی جانب رخ موڑ گئی۔ امسال عائشہ کو لے کر ادیت کے گھر آئی تھی۔ اس کی شکایت کے بعد وہ روز کا ایک آدھا چکر لگا لیتی۔ عائشہ صبح سے ہی ڈل محسوس کر رہی تھی، اس لیے امسال آتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے آئی۔ ثانیہ اور شامین بھی ان کے پیچھے آ گئیں۔ امسال اپنی کل کی شاپنگ انہیں دکھا رہی تھی۔ یہ کیا کرنی تھی؟ ثانیہ نے چھوٹی سی ہیل اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میری بھتیجی پہنے گی۔ تمہاری بھتیجی پیدا ہوتے ہی ہیل پہن کر واک کرے گی؟ شامین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، مگر چونکہ یلے کی بھتیجی ہوگی تو کچھ بھی امید کر سکتے ہیں، تانیہ نے چوڑیوں کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور اگر بیٹا ہوا تو پھر اس کا کیا کرو گی؟ عائشہ نے کہا۔ اس بار نہ صحیح کبھی نہ کبھی ہوگی نا، تب پہن لے گی، اس نے اٹھا کر پیک کر کے ڈبے میں رکھی۔ تم سب کی بیویاں میرے پاس ایدی کے گھر ہیں، جس جس کو چاہیے آ کر لے جائے۔ امسال نے ٹائپ کر کے سب کو سینڈ کر دیا۔ لو بھائی، میں نے تم سب کے شوہروں کو میسج کر دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو آ کر لے جاؤ، اس نے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر وہ سب وہیں لانچ میں جمع ہو گئے تھے۔ سب سے آخر میں شہریار اندر آیا۔
तुम सब आज यहाँ डेरा लगाए बैठे हो? ये लें भाभी, आपके शौहर आपको ढूंढते हुए आ गए। इन्हें तो मैंने मैसेज भी नहीं किया था, अमसाल ने आयशा को चिढ़ाया। हाँ भाई, मैंने सोचा कि कहीं मेरी बीवी को किडनैप करके ही ना ले जाओ, तुम्हारा पता ही कहाँ चलता है, कब क्या कर जाओ। शहरिया मुस्कुराया। अब आपकी बीवी इतनी भी कोई हूर परी नहीं है जिसको मैं किडनैप कर लूंगी। मेरी नजर से देखो, तुम्हें हूर परी से भी बढ़कर नजर आएगी। शहरियार ने सोफे पर टेक लगाते हुए कहा। भाई, आप सरेआम अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं? अमसाल ने आंखें फाड़ी। हाँ, तो अपनी बीवी की ही कर रहा हूँ, और बीवी की तारीफ करना कोई गुनाह तो नहीं। उसने लापरवाही से कहा। अल्लाह अल्लाह, मेरा भाई कितना शरीफ हुआ करता था। आपू, आपने इन्हें क्या बना दिया है? अमसाल आयशा की तरफ घूमी। मैंने क्या किया है? मुझे पहले ही इनकी बातों से खजल हो रही थी। उसके हमले पर भौंकला कर रह गई। बस कर दो ये ले। शहरी भाई ने सिर्फ तारीफ ही की है, आदिल लाला की तरह नहीं, जो हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे होते हैं। सानिया ने आयशा को घरापा करके कहा। तुम जन मुरीदी भी कह सकती हो, हम सब जानते हैं कि ये जन मुरीदी करता है और डंके की चोट पे करता है। दरियाब ने आदिल की तरफ देखकर आंख दबाते हुए कहा। जन मुरीदी में तो आप भी किसी से कम नहीं। पर सिर्फ इतना है कि आदि सबके सामने भी मेरे नखरे उठाता है, जबकि आप अकेले में जन मुरीदी का फरीजा सर अंजाम देते हैं। अमसाल ने दूबदू जवाब दिया, और सानिया ने उस लम्हे को कोसा जब उसने आयशा की साइड ली थी। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की पर्सनल में घुसते हुए? तानिया इस पर चढ़ दौड़ी। ओ बीबी, लॉन्च किसी की पर्सनल में नहीं आता। उस रात मैं पानी लेने नीचे आई थी तो दरिया भाई निवाले बना बना कर खिला रहे थे। हाँ तो खाना ही खिला रहे थे ना, सैंडल तो नहीं पहना रहे थे ना, और ना मेरे बाल बनाते हैं, और ना ही किचन में मेरे लिए रोटियां बनाते हैं। सानिया ने तंग कर कहा, तो जहां वो खिसियाई वहीं आदिल भी सर पर हाथ फेर कर रह गया। क्या मतलब? सादिम ने पूछा। बाकी सब तो ठीक है, मगर ये रोटियां बनाने वाला क्या चक्कर है भाई? दरिया सानिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। कुछ दिन पहले किचन में उसको बोलता देखकर अमसाल ने जोर से इसकी कमर में चुटकी काटी तो चीखी। छोड़ो ना, शादी के बाद जितना मैं जान पाई हूँ, शाह हाउस के सारे लड़के एक से बढ़कर एक जन मुरीद हैं। अमसाल ने बात बदली। मगर इन सब में अभी तक टॉप लिस्ट में हमारे एएसपी साहब ही हैं। अमार ने आदिल के कंधे पर हाथ रखा। तौबा है, तुम सब तो मेरे शौहर के पीछे ही पड़ गए हो। आयशा लोग सिदरा के पीछे किचन में चली गई थी। मुझे नहीं पता आप सब बीवियों वाले हो गए हैं। मुझे भी मेरी बीवी चाहिए, बासिल ने कहा। क्यों, तुम्हें भी जन मुरीदी लिस्ट में आना है? अमसाल ने हंसते हुए कहा। रुख, तुझे मैं बीवी लाकर देता हूँ, पता नहीं मेरी मासूम बहन तुम जैसे फितनों के साथ कैसे गुजारा करेगी। आदिल ने इसकी जानिब हाथ घुमाया, वो जल्दी से पीछे हटा। मेरा सोना भाई, मेरा भी बहुत दिल है कि मेरी तीसरी भाभी भी आ जाए, मगर हाय ये जालिम समाज, एक दो नहीं पूरे 3 साल सब्र कर लो। अभी तो इसका तीसरा सेमेस्टर शुरू हुआ है। अमसाल ने ठंडी आ भरी। आप ही एक बात पूछूं आपसे? बेसन छानते हुए सूफिया ने सिदरा और आयशा को मुखातिब किया। हाँ पूछो। आप लोगों को बुरा नहीं लगता? जैसे उदैद भाई और शहरी भाई यरे को लेकर टची हैं। आप ही एक बात पूछूं आपसे? बेसन छानते हुए सूफिया ने सिदरा और आयशा को मुखातिब किया। हाँ पूछो। आप लोगों को बुरा नहीं लगता? जैसे उदैद भाई और शहरी भाई अली को लेकर टची हैं। हर वक्त लाड उठाना, फरमाइशें पूरी करना, और इनकी इतनी मोहब्बत पर जेलसी फील नहीं होती? हमें हमारे हिस्से का प्यार, इज्जत, वक्त, मान, गज के वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी तमन्ना हर लड़की करती है। तो जेलिसी किस बात की? और सच कहूँ तो मुझे शरियार में जो चीज़ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो इनकी अमसाल से मोहब्बत है। जो बंदा अपनी बहन को लेकर इतना हसास हो सकता है, इसकी हर बात को हरफ आखिर समझता हो, उसकी बड़ी से बड़ी शरारत को यूं इग्नोर कर दिए जैसे सिरे से हो ही नहीं, वो अपनी बीवी को लेकर कितना संजीदा होगा। और सिर्फ शहरियार में ही नहीं, उदैद भाई और बाजिल में भी यही चीज मौजूद है। अपने से मुंसलिक रिश्तों को वो ना सिर्फ समझते हैं, बल्कि इनको
बैलेंस भी रखते हैं। सिद्रा का तो नहीं जानती, मगर इन गुज़रे महीनों में मुझे आज तक शहरयार से कोई शिकायत नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रही कि वो परफेक्ट हैं, सिवाय अल्लाह की ज़ात के परफेक्ट कोई भी नहीं होता। छोटी-मोटी शिकायतें तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, मगर कम से कम मुझे येले को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं हुई। और वैसे भी तुम लोगों का तो पता नहीं, मगर मुझे इस पागल लड़की से आज तक कोई मसला नहीं हुआ। उल्टा आजकल बकौल इसके एक अच्छी नंद और भाभी बनकर मेरा ख्याल रख रही है। आयशा आखिर में हंसी। यहाँ तो वो इतना आती ही नहीं आजकल, भी साइन के शिकवा करने की वजह से आ जाती है, इसलिए मुझे भी इससे क्या मसला होगा। सिद्रा ने कहा, पहली भाभियां देख रही हूँ जो नंद की तारीफें कर रही हैं। क्या हो रहा है? सब इकट्ठी होकर किसकी बुराइयां किए जा रही हो? अमसाल ने किचन में एंट्री दी। तुम्हारी भाभियां तुम्हारी गीबतें कर रही हैं। शामीन ने चाय कपों में डालते हुए कहा, इम्पॉसिबल, आयशा आपू और मेरी बुराई में मान ही नहीं सकती, और रही सिद्रा आपू तो नो न्यूज। इसने दाएं बाएं सर हिलाया। अच्छा अच्छा, ये चाय ले जाकर सबको दे आओ। शामीन ने बदमजा होते हुए ट्रे इसे पकड़ाई। वो टेरेस पर खड़ा किसी गहरी सोच में गुम था, और इसके जहन में एक एक करके अमसाल से हुई तमाम मुलाकातें घूम रही थीं। वो नीचे स्टडी में आया और लैपटॉप ऑन करके इसमें मौजूद इसकी तस्वीरें देखने लगा। सारी की सारी इसकी बेखबरी में ली गई थीं। किसी में वो खाना खा रही थी, तो किसी में हंस रही थी। ज्यादातर फार्म हाउस की थी। एक तस्वीर में वो हंसते हुए बाजिल को खींच रही थी। क्लोज शॉट की वजह से इसका डिंपल साफ नजर आ रहा था। उसका हाथ बेअख्तियार लैपटॉप की स्क्रीन पर गया था। तुम्हारे इस डिंपल में मैं खुद को कहीं गुम होता महसूस करता हूँ। वो बार बार इसके डिंपल पर उंगली रखता और उठा लेता। अजीब दीवानों सी हालत हो रही थी। अगले ही लम्हे उसे अपनी आखिरी और भयानक मुलाकात याद आई तो सारा फुसूट उठा। गम और गुस्से नए सिरे से जागा। तुमने धोखा दिया है मुझे अमसाल शाह। यू आर अ चीटर। उसने जोर से लैपटॉप बंद किया। सिर्फ शक्ल से मासूम दिखती हो, झूठी हो तुम। मुझसे झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छिपाई मुझसे, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बड़बड़ाते हुए उठकर वो टहलने लगा। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। स्टडी से निकलकर अपने कमरे में आया, वॉशरूम जाकर मुंह हाथ धोकर चेंज किया, साइड दराज से रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चेक की और बैग पर लगाया। नीचे आकर लॉन्च में रखे फोन से अमसाल को फोन किया। कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, वेट करना, मैं आ रहा हूँ। फोन बंद करके वो गाड़ी लेकर निकल गया। एनजीओ पहुंचा तो अमसाल ऑफिस में इसका ही वेट कर रही थी। आज पहली बार था कि उसको रूबरू पाकर होठों पर मुस्कुराहट के बजाय आंखों में नफरत उभरी थी। कैसे हो? अमसाल ने खुशदिली से पूछा। इस बात को छोड़ो, तुम्हें तुम्हारे शोहर ने आने कैसे दिया? वो बैठने के बजाय चलता हुआ इसकी तरफ आया। क्या आफीन आलम को भूल गया है? क्या भूल गया है कि आफीन आलम उसकी लाडली की जान ले सकता है? उसका बदला अंदाज देखकर वो उठ खड़ी हुई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं किस लिए हूँ मैं समझता हूँ। तुम शायद जानती नहीं, तुम्हारा शौहर जिससे तुम्हें छुपाए हुए है वो कोई और नहीं, मैं हूँ। वो मैं ही था जिसने तुम्हारे शौहर को थाने जाकर तुम्हारी जान की धमकी दी थी, और वो भी मैं ही था जिसने तुम्हारे ड्राइवर को मर्डर का ऑर्डर दिया था। जैसे जैसे वो इंकिशाफात करता जा रहा था, वैसे वैसे अमसाल का रंग उड़ता जा रहा था। आफीन, तब आफीन, तुम उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर वो अटकी। हाँ डियर, मैं, और अब मैं ही तुम्हें इस दुनिया से भी रुखसत करूंगा। उसने बैग से पिस्टल निकालते हुए सर्द लहजे में कहा। आफीन, मेरी इस सब में क्या गलती? वो पीछे हटते हुए बोली। तुम्हारी गलती ये है कि तुम उस कमीने एएसपी की बीवी हो, मेरे सबसे बड़े दुश्मन की लाडली। उसकी मोहब्बत, और जब तक वो तड़पेगा नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। आफीन ने पिस्टल इसकी तरफ करके ट्रिगर पर हाथ रखा। आफीन, लिसन, मेरी बात सुनो। तुम्हारा आदि से जो भी झगड़ा है, इसको आ उसकी बात पूरी होने से पहले ही आफीन ने ट्रिगर दबा दिया, और उसके हलक से चीख बुलंद हुई। उसने अपने पेट पर रखे खून में लथपथ हाथ को देखा। आफीन, हम दोस्त थे ना? अमसाल की बंद होती आंखों और आवाज में बेयकीनी और दुख था। उसको गिरता देखकर वो होश में आया। उसके पेट से खून निकलता देखकर आफीन के हाथ से पिस्टल छूटा।
وہ پھटी پھटी آنکھوں سے इसके जमीन पर पड़े वजूद को देख रहा था। जूते की ठोकर से पिस्टल को दूर करता वो इसकी तरफ आया। येले उठो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। उसके पास बैठते हुए उसका गाल थपथपाया। प्लीज ना करो ना, उठ जाओ। टेबल पर से पानी का गिलास उठाकर उसने इसके मुंह पर झड़का और गिलास वहीं रखकर इसको दोबारा आवाज देने लगा। उसने जरा सी आंखें खोलकर देखा और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। यले! वो एक झटके से उठ बैठा था। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबोश था। उसने साइड लैंप पर हाथ मारते हुए लाइट ऑन की और जग से पानी गिलास में उंडेला। हाथ कांपते की वजह से आधे से ज्यादा पानी नीचे बह गया था। पानी पीकर उसने खाली गिलास वहीं फेंक दिया। या अल्लाह, इतना भयानक ख्वाब! मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ख्वाब में भी कैसे कर सकता हूँ? मैं इसकी जान कैसे ले सकता हूँ? वो मुंह पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाया। दराज से पिस्टल निकालकर खिड़की की तरफ आया और पूरी कुवत से बाहर उछाल दी। सॉरी, रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम हर्ट होती रही हो। अलमारी से इसकी तस्वीरें निकाल कर देखते हुए कहा। वो रेस्टोरेंट की तस्वीर थी जिसमें वो हंसते हुए बाजार के सामने से प्लेट उठा रही थी। काश तुम मुझे पहले मिल गई होती। काश मैं कुछ माह पहले पाकिस्तान आ गया होता। तुम्हारा डिम्पल बहुत प्यारा है। जब जब देखता हूँ मेरा दिल धड़क उठता है। इसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए उदासी से मुस्कुराया। तुम वापस ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो? अमसाल कमरे में दाखिल हुई तो आदिल यूनिफॉर्म पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। हाँ, काफी दिन हो गए हैं। अब तो तुम भी तंग आ चुकी हो, तो मैंने सोचा कि चला जाता हूँ। उसने खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए कहा। हाँ, मैं कब तंग आई तुमसे? बल्कि मुझे लगता है तुम तंग आ चुके हो मुझसे। अमसाल ने इसकी कैप उठाकर अपने सर पर रखी। ये किसने कह दिया तुमसे? उसकी तरफ घूमा। बस मुझे लगा, और उस दिन कैसे उन लड़कियों को देखकर खुश हो रहे थे। अमसाल को वो लड़कियां फिर से याद आ गई थी। इंसान खूबसूरती देखकर खुश ही होता है, चाहे वो चीज हो या इंसान। वो भी खूबसूरत थी, ऊपर से मेरी फैंस भी, तो खुशी तो होती ही है ना। तुम्हारा मतलब है मैं खूबसूरत नहीं हूँ? उसने कमर पर हाथ रखते हुए इसे घूरा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तो तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे लिए कोई आसमान से हूर उतरेगी? जैसे तुम हो, शुक्र करो ये भी मिल गई, वरना तुम्हें कौन देता अपनी बेटी। वो तो मैं थी जिसने दादी जान की बात का मान रखते हुए निकाह के लिए हामी भर ली, वरना कोई पागल ही होती जो तुमसे शादी करती। उसने कैप सेट करके सेल्फी लेते हुए बेनियाजी से कहा। तो मतलब मैं तुम्हें पागल ही समझूं? आदिल ने इसकी बात लपेट कर इसी को वापस की। छोड़ो इस बात को, ये बताओ कैप कैसी लग रही है? मोबाइल रखकर इसकी तरफ उस की मुड़ी। बहुत अच्छी लग रही है। इसका गाल खींचते हुए अलमारी से पिस्टल निकालकर चेक करने लगा। आदि वो इसके पीछे अलमारी के पास आई। उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। मुझे भी एसपी बनना है। पिस्टल को होलिस्टर में रखते हुए उसके हाथ थमे थे। क्यों? बिजनेस एसोसिएशन ने तुम्हें निकाल दिया है? नहीं ना, मुझे बनना है। तुम मुझे बताओ कैसे बनते हैं? मतलब कौन सा फॉर्म फिल करना होता है? कम ऑन यले, लोगों के पुलिस महकमे के बारे में पहले ही कुछ अच्छे ख्यालात नहीं है। तुम तो ज्वाइन करके ताबूत में आखिरी कील ठोक दोगी। आदिल ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर कैप उतारी। तुम्हारा मतलब है मैं पागल हूँ? उसने इसे घूरा। हनी, बार बार ऐसी बातें नहीं पूछा करो, और ना ही मुझे बताते हुए अच्छा लगता है। उसका गाल थपथपाता वो बाहर की जन्म जाने पड़ा। आदि वो इसके पीछे से चीखी। क्या हुआ? उसने मुड़कर हैरानी से इस्तफार किया। मैं बात कर रही हूँ और तुम इग्नोर करके जा रहे हो। ये इतनी जल्दी थाने जाने की है या कहीं और भी टाइम दिया हुआ है? लाहौल वाला खोर। उसने जेरे लब पड़ा। कहो क्या रह गया है? वो वापस आकर बैठा। खुद तो जा रहे हो, और मैं कब आजाद होंगी? कुछ दिन और सब्र कर लो। मैं नहीं कर रही वेट। तुम्हारा जो भी मसला है इसे निपटाओ, और अगर तुमसे नहीं निपट रहा तो मुझे बता दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। बल्कि एक काम करो, जरा उस साहब से तारुफ तो करा दो जो मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। मैं भी तो देखूं कौन सी शक्ल है। अमसाल ने संजीदगी से कहा। वो तो अपनी बीवी की जुर्रत देख कर रह गया। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। खाक देख लोगे, 2 महीने होने को आए हैं और तुमसे एक बंदा हैंडल नहीं हो रहा। तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक इस जैसे 10 किसी खाते लगा चुकी होती।
उसने सर झटका। देखो ये कोई छोटा मोटा केस तो है नहीं कि FIR काटी, तशवीश की और अदालत में पेश कर दिया। ऐसे लोग बहुत पावरफुल होते हैं। बगैर किसी ठोस सबूत के इन पर हाथ डालो तो इनके पास 101 रास्ते होते हैं बच निकलने के। जिसने करीम चचा पर अटैक किया था वो बंदा भी गायब था। कल ही सोहा का फोन आया था, वो पकड़ा गया है। आज वहीं जा रहा हूँ और भी कुछ सबूत हाथ लगे हैं। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, बस कुछ ही दिन की बात है। समझने की कोशिश करो। मेरी अपनी खैर है मगर तुम्हारा रिस्क नहीं ले सकता। मैं क्या करूं, मेरा बहुत सा काम पेंडिंग है। कितने दिनों से बाजी अकेला संभाल रहा है, वो क्या क्या देखे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अकेला नहीं देख सकता। बहुत हर्ज हो रहा है। शाह हाउस सारा उल्टा पड़ा है। वर्कर्स का तो तुम्हें पता ही है। अच्छा ठीक है, चली जाना मगर आज नहीं, कल। काम के अलावा मैं तुम्हें इधर उधर घूमता ना देखूं, वरना फिर कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। आदिल ने तवील सांस लेते हुए कहा। अब मैं जाऊं या कुछ और रहता है? वो उठते हुए बोला। इंस्पेक्टर सोहा कहा करो, तुम्हारी बहन नहीं लगती जो नाम लेकर बुलाते हो। और कुछ नहीं, बस थैंक यू। तुम ना बहुत अच्छे हो, यूनिफॉर्म में और भी अच्छे लग रहे हो। बर्टरिंग, उसके नाक दबाते हुए वो जोर से हंसा। कोई नहीं, सच बोल रही हूँ, उसने बुरा मनाते हुए कहा। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। जब भी तुम्हें कोई काम होता है ऐसे ही मक्खन लगाती हो। बाद में तू कौन और मैं कौन। मैं सच बोल रही हूँ। उसने अपनी बात पर जोर दिया। पुलिस को अपनी सच्चाई का सबूत देना पड़ता है। अगर तुम भी सच बोल रही हो तो सबूत दो। उसने खासी संजीदगी से कहा। कैसा सबूत, तुम बताओ, मैं लाकर दे देती हूँ। उसकी एक्साइटमेंट पर उसका कहके लगाने को जी चाहा। रोज मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहता हूँ, आज तुम मुझे कहो तो मानूंगा। लो, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी कह देती हूँ खुदा हाफिज। उसने कहने के साथ साथ हाथ भी हिलाया। ऐसे नहीं, जैसे मैं कहता हूँ वैसे कहो। किस सोच में पड़ गई? मैंने ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं बोल दिया। उसको सोच में डूबता देख कर उसके सामने चुटकी बजाई। ओके, तुम आंखें बंद करो और थोड़ा नीचे झुको। अमसाल ने इसके करीब होते हुए बोली। तो वो आंखें बंद करके नीचे हुआ तो वो उसकी पेशानी चूमकर पीछे हुई। अब जाओ, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। कहाँ जाऊं? आदिल इसको नजरें चुराते देखकर मखतूद हुआ। आदि जाओ ना, उसने दरवाजे की तरफ धकेला। मेरी आफत, शर्माते हुए और भी क्यूट लगती है। उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए उसने छेड़ा। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। उसको आंखें दिखाता देखकर वो उसकी पेशानी चूमता बाहर निकल गया। एमी फ्री हो रहा है। टेरेस का दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो वो जीप में बैठ रहा था। उसके देखने पर उसने हाथ हिलाया। उसकी गाड़ी जाने तक वो वहीं खड़ी रही। मुड़कर अंदर आई तो इसका फोन बज रहा था। कैसे हो आफीन? फोन उठाते हुए उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तुम उस दिन अचानक ही आए और अचानक ही चले गए। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, खैरियत थी? हाँ, बस ऐसे ही कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए आ गया। तुम बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर पर हूँ। वो फोन कान से लगाए सीढ़ियां उतरती हॉल में आ बैठी। ऑफिस नहीं गई? कहाँ यार, पता नहीं आदि के मसले कब सॉल्व होंगे और कब मैं आजादी की सांस लूंगी। उसने बेजारी से कहा। कैसे मसले? वो जानकर भी अजान बना। उसका कोई केस इशू है और मुखालिफ पार्टी मुझे फजूल में घसीट रही है। पता नहीं कैसे कमीने लोग हैं जो अपनी लड़ाई में औरतों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तुम जानती हो इन्हें? आफरीन ने जानना चाहा कि वो किस हद तक जानती है। नहीं, खैर तुम छोड़ो, ये बताओ कि तुम कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें कहीं जाना है, कब जा रहे हो? वो पहले का प्रोग्राम था, अब नहीं जाऊंगा कुछ दिनों तक। मेरी यहाँ जरूरत है। जब ऑफिस ज्वाइन कर लो तो मुझे बता देना। आफरीन ने इसे टाला। आदि ने कहा तो है कल से चली जाऊं, उसका पता कहाँ चलता है, कभी हाँ तो कभी ना। चलो ठीक है, अगर कल आओ तो बता देना। अभी मुझे थोड़ा काम है, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। आफिन ने फोन बंद करते हुए रशीद का नंबर मिलाया। मुझे तुमसे मिलना है, जहाँ कहीं भी हो। अभी के अभी फार्म हाउस पहुंचो। दूसरी तरफ से इसके सुने बगैर इसने कॉल काट कर मोबाइल साथ वाली सीट पर फेंका और गाड़ी लेकर निकल गया। फार्म हाउस पहुंच कर वो कमरे में बैठा बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था कि रशीद अंदर आया। इतनी देर में कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी सर, मैं लेट हो गया। कहें क्या काम था? उसने मुआजरत करते हुए कहा। परसों कच्ची आबादी वाले अड्डे पर रेड हुई है। डैडी को इस बारे में बताया है तुमने?
नहीं सर, मैंने कॉल की थी, इनका नंबर नहीं लगा। मैं दोबारा करता हूँ, उसने मोबाइल निकालते हुए कहा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब वो वापस आएँगे, तो मैं खुद बात कर लूँगा। मुझे तुमसे एक और काम था। जी सर, हुक्म करें। उसने मौदबाना अंदाज में कहा तो आफीन ने एक चेक साइन करके इसके सामने टेबल पर रखा। ये 10 लाख का चेक है, उठाओ इसे। उसने हुक्मराना अंदाज में कहा तो उसने हैरानगी से इसका बदला अंदाज देखते हुए उठा लिया। तुम डैडी के मैनेजर, राइट हैंड, सब कुछ हो। वो कोई भी काम तुम्हें बताए बगैर नहीं करते। जो केस चल रहा है, इसको लेकर तुम मुझे बगैर इनकी नजरों में आए इनके हर कदम, हर इरादे से आगाह करोगे। मगर ख्याल रखना, इन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सर, मगर वो हिचकिचाया। अगर मगर की गुंजाइश मैं तुम्हें दे ही नहीं रहा, सो इस बात को रहने दो। तुमसे जो कहा गया है वो करना, और मेरी एक बात याद रखना, मुझसे गद्दारी की सजा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी होगी। आफीन का लहजा बेहद सर्द था। वो झुंझुनी लेकर रह गया। जी सर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अगर अपना काम पूरा करोगे तो तुम्हें तुम्हारा मुआवजा भी पूरा मिलेगा। इंसान को घर में 100 तरह की जरूरतें होती हैं। तुम मेरा काम करते रहना और तुम्हारी जरूरतें मेरे जिम्मे रहेंगी। समझ रहे हो ना? आफीन ने घर पर अच्छा खासा जोर दिया था और इसकी ढकी छुपी धमकी सुनकर इसका रंग उड़ा। जी सर, समझ गया। गुड। इन्फॉर्म करते रहना। उसके कंधे पर हाथ रखता बाहर निकल गया। तो आलम साहब, हकीकी मायनों में आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। रशीद ने बड़बड़ाते हुए हाथ में पकड़े चेक को देखा। आई एम सॉरी डैडी, मैं यले को कोई नुकसान पहुंचता नहीं देख सकता। उसने सोचते गाड़ी की पुश्त पर टेक लगाई। जानता था कि वापस आने पर जब इन्हें पता चलेगा कि एक ही हफ्ते में पहले शिप और फिर अड्डे पर रेड की वजह से इन्हें भारी नुकसान हुआ है, तो वो लाजमी कोई एक्शन लेंगे और इन्हें अमसाल की राह तो इसी ने ही दिखाई थी और अब इसी को ही इन्हें रोकना था। अमसाल गुनगुनाती हुई बाजिल के पास आ बैठी। वो सीढ़ियों पर खड़ी होकर काफी देर से इसे देख रही थी, जो बहुत ही इत्मीनान से यूनी का काम करती जरवा को ताड़ रहा था। ओए, टेम्पो ना तोड़ो, खामोश होकर बैठो। बाजिल इसको बोलकर दोबारा अपने शगल में मसरूफ हो गया। लड़की की भाभी पास बैठी है, कुछ शर्म हया कर लो। अमसाल और इसकी बात को संजीदा लेना नामुमकिन था। हाँ, तो भाभी में अगर जरा सी भी शर्म होती तो यहाँ आती ही नहीं। शादीशुदा कपल के दरमियान बैठना अच्छा लगता है भला? जारी, ये देखो तुम्हें सरेआम घूर रहा है। उसने जरवा को मुतवज्जे किया। जानती हूँ आप, ये काफी देर से शाहरुख खान बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जरवा ने सर उठाए बगैर जवाब दिया। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? बाजिल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। शाह बीबी कहती हैं कि शोहर की इज्जत करनी चाहिए, वरना सोचना क्या, मेरा तो अमल करने का भी पूरा पूरा इरादा था। जरवा ने दांत पीसे। अपने आप तो तुम्हें शर्म आएगी नहीं। चल निकल यहाँ से। अब मैं जरा अपनी बीवी से 2 घड़ी बातें कर लूं। उसने अमसाल का हाथ पकड़कर उठाया। एहतियात करना, ऐसा ना हो जब यहाँ से बाहर आओ तो मैं पहचान ही ना पाऊं और तुम्हें मुझे अपनी कोई निशानी बताकर पहचान करवानी पड़े। वो हंसती हुई उठ गई। हाँ, तो तुम बताओ क्या कह रही थी? उसके जाने के बाद बाजिल इसकी तरफ मुड़ा। मैं कह रही थी कि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, तुम कर दो। जरवा ने मीठे लहजे में कहा। हाँ, क्यों नहीं, लाओ, मैं कर देता हूँ। बाजिल ने इसके हाथ से रजिस्टर लिया और सॉल्व करने लगा। ये मुझसे नहीं हो रहा। 15-20 मिनट बाद ही बाजिल ने हार मानते हुए रजिस्टर साइड पर फेंका। मुझे पहले ही पता था कि तुमसे नहीं हो सकेगा। फजूल में इतना टाइम वेस्ट किया। मैं अमसाल आप ही से करवा लूंगी। जरवा ने चीजें समेटते हुए कहा। इसे भी नहीं आता। हम दोनों ने स्किप कर दिया था, तुम भी छोड़ दो। और अगर तुम्हें करना है तो शहरी भाई से करवा लेना। अभी तो तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, अगर तो तुमने कोई उल्टी सीधी बकवास की ना, तो पहले से बता रही हूँ, आज ये ले आप ही के बजाय मैं तुम्हारे बाल नोचूंगी। जरवा इसके पास आकर बैठी। बोलो। उसको अपनी तरफ देखता पाकर उसने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? 4 दिन की जिंदगी है, ऐसे अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए कि जब आप जिंदा हों तो लोग आपसे मिलने की तमन्ना करें, और जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोगों को आपकी कमी महसूस हो। बाजिल ने संजीदगी से कहा तो जरवा ने आंखें फाड़कर इसे देखा। ओह, तो तुमने नशा करना भी शुरू कर दिया है? जरवा ने बगौर इसका जायजा लेते हुए कहा।
तौबा करो लड़की, तुमने कब मुझे टुन होकर कूड़े के ढेर पर पड़े देख लिया है या किसी नाले में गिरा हुआ पाया है? बादल ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम्हारा मसला क्या है? जो भी बात करनी है सीधी सीधी करो, घुमा फिरा कर क्यों कर रहे हो? जरवा जिद होते हुए बोली। मैं कह रहा था डेट पर चलते हैं। व्हाट? वो एकदम चीखते हुए उठी तो उसने जल्दी से उठकर इसके मुंह पर हाथ रखा। आहिस्ता चीखो। क्यों मुझे जूते पड़वाने हैं? सुनने वाले को लगेगा मैं तुम्हें छेड़ रहा हूं। तो तुम अपनी बात पर गौर भी तो करो। ये तुम्हें बैठे बिठाए कौन सा दौड़ा पड़ा है? ओके ना, आई एम सीरियस। आ जाओ कहीं लंच करके आते हैं, बाजिल ने उठते हुए कहा। सच बताओ, लंच के लिए ही लेकर जाओगे ना? ज़रवा मशकूक हुई। ज़ाहिर है, और कहाँ जाना है? उसने रुककर हैरानी से इसे देखा। तुम्हारा क्या भरोसा रास्ते में कहीं मार कर फेंक दो? उसने जिस अंदाज में कहा था, बाजिल भौचकार गया। अस्तगफुरुल्लाह, हद हो गई। मैंने पहले कितने बंदे मारे हैं? वो इस इल्जाम पर तड़प उठा था। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, नहीं तो ना सही। अच्छा अच्छा, चलती हूँ। तुम रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। वो अपने कमरे की तरफ भागी। इसे क्या हुआ है? आयशा और आमीन के लिए जूस लेकर जाती अमसाल ने बाजिल से पूछा। लंच डेट पर जा रही है। हाँ, बेगैरत इंसान, सामने तुम्हारी बहन खड़ी है। अमसाल का मुंह खुला। तो बहन बैठ जाए, मैंने कब मना किया है? सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अमसाल ने राजदाना अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, बस मोहतरमा को लंच पर जाने का शौक है। परसों शायद अपनी किसी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी कि मैं इसे कभी कहीं घुमाने लेकर नहीं गया, तो मैंने सोचा इसका ये गिला दूर कर दूं। अच्छी बात है, बल्कि एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं ये आशिया आपू के रूम में रख कर आती हूँ। जाना नहीं, अमसाल ने कहा और तेज तेज चलती आयशा के कमरे में आई। ऐसे जूस पकड़ाया और दूसरा गिलास शामीन को देकर अपने कमरे में गई। चलो। जरवा बस चादर और बैग लेकर ही वापस आ गई थी। बस 2 मिनट, ये लेको, कोई काम है। जारी, तुम चलो, ये भी आ रहा है। अमसाल ने वापस आकर इसके पास खड़ी जरवा से कहा तो वो बाहर निकल गई। ये लो, इसे शॉपिंग भी करवा देना। अमसाल ने अपना क्रेडिट कार्ड इसे थमाया। मेरे पास है इस माँ की पॉकेट मनी, वैसे की वैसी पड़ी है। मैं मैनेज कर लूंगा। तुम्हारे पास इस माह की है, जबकि इस कार्ड में 3 मंथ की सेव है। मुझे जब भी शॉपिंग करनी होती है आदि का कार्ड ले जाती हूँ, सो ये वैसे ही पड़ी है। तुम कोई ब्रेसलेट वगैरह गिफ्ट कर देना, इसे बहुत शौक है। अगर तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि मैं तुम्हें समझदार और अक्लमंद समझकर तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर दूंगा, तो गलत फहमी है तुम्हारी। बादल ने कार्ड जेब में डालते हुए कहा। नहीं, मैं जानती हूँ जिस बंदे के पास जो चीज़ होगी वो दूसरे को भी वही देगा। इसलिए इज़्ज़त नामी चीज़ तुम्हारे खुद के पास नहीं है, तो मैं क्या तवक्को रखूँगी? अच्छा अब जाओ, वेट कर रही है। अमसाल ने इसको बाहर की तरफ धकेला। रुको। वो हॉल के दरवाजे पर पहुंची जब अमसाल ने इसे आवाज़ देकर रोका। बेस्ट ऑफ लक, उसके गले लगते हुए उसने कहा। यार, अपनी मंकूहा के साथ बाहर जा रहा हूँ, बॉर्डर पर नहीं जो ऐसे बिहेव कर रही हो पागल। बादल ने कहके लगाते हुए बाहर निकल गया। रात के 9 बज रहे थे जब आफीन घर में दाखिल हुआ। वो सुबह से घर से निकला हुआ था। अमसाल और बाजिल के साथ लंच करने के बाद वो काफी देर तक उनके स्कूल में इनके पास बैठा रहा था। रशीद ने इसे कॉल करके बताया कि नवाज आलम पाकिस्तान आ चुके हैं, तो वो घर जाने के बजाय लंबी मटरगश्त के लिए निकल गया। कि अगर घर जाता तो जो इनके पीछे हो चुका था वो लाजमी इससे पूछते। सारा दिन घूम फिर कर वो रात 9 बजे घर आया तो लॉन्च में दाखिल होते ही इसकी नज़र नवाज आलम पर पड़ी, जो शायद नहीं, यकीनन इसी के इंतजार में बैठे थे। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शुक्र है तुमने शक्ल तो दिखाई, वरना मुझे लगा था कि अब तुम्हारी शक्ल देखनी भी नसीब ना हो। नवाज आलम ने तंज से कहा। डैडी आप कब आए? आपने तो 2 दिन बाद आना था। वो जो इनको नजरअंदाज किए अपने कमरे में जा रहा था, इनके मुखातिब करने पर मुड़कर इनकी जानिब आया। आना तो 2 दिन बाद ही था, मगर जो सूरत हाल यहाँ चल रही थी, मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर आना पड़ा। सही। आफीन ने इनके तानों को नोटिस लिए बगैर कहा। मुझे लगता है अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तुम तो अपनी पाकिस्तान आमद का मकसद सिरे से ही फरामोश कर चुके हो। जानता हूँ यार डैडी, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? आपने बात की थी, मैंने की, और तो और उसके रूबरू जाकर भी बात कराया हूँ। अब अगर वो नहीं मान रहा था तो क्या कर सकते हैं? आफीन ने बैठते हुए कहा। इसके चेहरे पर इंतहा की बेजारियत छाई थी।
क्या मतलब क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इसको रास्ते से हटा देते हैं और नया जो भी आएगा इसको खरीद लेंगे। हर कोई एक जैसा नहीं होता। ये इतना भी आसान नहीं है डैडी, किसी की जान लेनी है, कोई छोटी बात तो नहीं। आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। आफीन ने इन्हें टाला। आफीन, मुझे तुम्हारा अंदाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? और उसकी बेजारियत और लापरवाही देखकर वो खटके। प्लीज डैडी, मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए अभी खराब मत करें, फिर बात होगी। मैं सोने जा रहा हूँ। इन्हें हक्का बक्का छोड़कर वो अपनी कमरे में चला गया। मेरे बात कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, नवाज आलम ने इसकी पुष्ट देखते हुए सोचा। कि घर में चल क्या रहा है? छज्जे पर बैठी अमसा सोच में डूबी हुई थी। सुबह ही आयशा शहरियार के साथ कहीं बाहर गई थी। जब उसने पूछा तो आयशा ने काफी रूखे अंदाज में कहा कि हर बात उसे बतानी जरूरी नहीं होती। इसके बाद सानिया, शामीन और आमीन दरियाब के साथ गई थी। इनसे पूछा तो इन्होंने भी काम का बोल दिया। अभी वो इसी सोच में बैठी थी कि बाजे इसे पुकारता हुआ अंदर आया, मगर अपनी सोचों में मगन वो इसकी आवाज ना सुन सकी। बाजिल की इस पर नजर पड़ी तो वो इसके पास आ बैठा। कौन सा तेजाब इजाद करने के बारे में सोच रही हो? बाजी, घर में कुछ चल रहा है क्या? उसकी बात का नोटिस लिए बगैर उसने कहा। नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या चल रहा है। पता नहीं, एक आता है दूसरा जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर पूछो तो ऐसे जवाब देते हैं जैसे जानते ही नहीं है। छोड़ो, पता चल ही जाएगा। तुम ये बिरयानी खाओ। बाजिल ने हाथ में पकड़ा छोटा सा डब्बा इसे पकड़ाया। वाओ, ये कहाँ से लाए? उसने डब्बे खोलते हुए पूछा। मैं वापस आ रहा था कि रास्ते में एक आदमी घर के बाहर बैठा बांट रहा था। पहले तो मैंने डटकर खाई और आते हुए इसे कहा कि मेरी बहन के लिए भी दे दो, तो इसने पैक कर दी। और हाँ, डब्बा संभाल कर रखना, वापस करना है। और थैंक यू, कितने अच्छे भाई हो तुम। जिस हाथ से वो खा रही थी उसी से इसका गाल खींचा। दफाओ मोटी, मेरा मुंह खराब कर रही है। बाजिल ने इसका हाथ झटका। थोड़ी देर बाद जरवा इनके पास आई और इन दोनों को उठाकर अंदर ले गई। रात 12 बजने में 5 मिनट रहते थे जब अमसाल का फोन बजा। उसने आंखें खोली तो आदिल की जगह खाली पाई। ये अभी तक नहीं आया, कमाल है, इतनी रात को कहाँ जा सकता है? पर बढ़ाते हुए उसने मोबाइल उठाया। उदैद की कॉल आती देखकर तशवीश ज़दा होते हुए इसने फोन उठाया। हाँ आदि, क्या हुआ है? खैरियत है? ये ले शहरियार भाई की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से नीचे आओ। उदैद के कहने की देर थी, वो फोन फेंकती बगैर जूते के बाहर की जानिब दौड़ी। क्या हुआ है यले? भाई कहाँ है? पीछे से आते बाजिल की आवाज पर उसने मुड़कर देखा। पता नहीं, एदी की कॉल आई थी, कह रहा था कि शहरी भाई की तबीयत खराब है। अमसाल रोने वाली हो गई थी। मुझे भी इसी की ने कॉल की, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। बादल ने परेशानी से बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तुम परेशान मत हो, आओ नीचे जाकर देखते हैं। बादल ने उसको तसल्ली देते हुए कहा और उसका हाथ पकड़े नीचे आया। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे एकदम से हॉल की बत्तियां जलीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। सारी यंग पार्टी एकदम से इनके सामने आई तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी वहां मौजूदगी से इन्हें इतने दिन के सस्पेंस की समझ आई थी। अमसाल गहरी सांस खारिज करते हुए आखिरी सीढ़ी पर बैठी। कुछ देर तक खुद को पुरसुकून करते हुए उसने सर उठाकर इन सब में उदैद को ढूंढा। आदि कहाँ है? उसको ना पाकर उसने उठते हुए पूछा। अभी तक तो यहीं था, अब पता नहीं कहाँ गया है। क्यों, इसे क्या कहना है? शहरियार ने इधर उधर देखते हुए कहा। तुम केक तो काटो ना। आयशा इन दोनों को टेबल की तरफ लेकर आई। इस दौरान उदैद भी कहीं से निकल कर आ गया था। केक काट कर दोनों ने बारी बारी सबको खिलाया। उदैद की बारी आई तो अमसाल ने बाजिल को इशारा किया। वो बाकी का बचा केक उठाकर ले आया और लाकर इसके सर पर उलट दिया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बाजिल को अपने हाथ पकड़ता देखकर वो चीखा। तुम्हें झूठ बोलते हुए जरा ख्याल नहीं आया? पता है मैं कितना डर गई थी। अमसाल ने इसके बालों से केक उतार कर इसके मुंह पर मल दिया। बिल्कुल, मुझे कितना धचका लगा था कि भाई शाम में तो इतने अच्छे भले थे, अचानक इतनी रात को क्या हो गया? बाजिल पानी का जग पकड़ के इस पर उंडेला। भाई, उदैद ने खुद को घिरा पाया कर आखिरी सहारे के तौर पर शहरियार को आवाज दी। इस बार माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। शहरियार ने हंसते हुए कहा तो दोनों इसे छोड़कर पीछे हटे।
तौबा है, जिन्नों की तरह चिमट जाते हैं। वो सिदरा के दुपट्टे से अपना मुंह साफ करते हुए बोला। सिदरा ने दुपट्टा खींचते हुए इसे आंखें दिखाई तो उसने कंधे उचका दिए। वापस आओ, तुम सारी पार्टी ऐसे ही अटेंड करोगे। अमसाल ने इसको कमरे की तरफ जाता देखकर अमसाल ने इसको रोका तो वो मुंह लटकाए इनके साथ आ बैठा। इतने दिनों का सस्पेंस रखा हुआ था और सिर्फ केक पर टटका रहे हैं। हो, हमारे गिफ्ट लाओ। बाजिल ने हाथ फैलाया। किस खुशी में? अमार ने अबरू उचकाए। हमारी सालगिरह की खुशी में, बाजिल ने फखर से कहा। तो पैदा होकर कौन सा हम पर एहसान अजीम किया है, उल्टा हमारी जिंदगियां हराम की हुई हैं। सादिम ने इनकी खुशी पर पानी फेरा। ये भी किसी किसी का टैलेंट होता है। वो बात नहीं सुनी कि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ जिंदगी हराम करने के लिए आते हैं। अमसाल कह के लगाते हुए बोली। और तुम लोग इस पर पूरा पूरा अमल करते हो। अच्छा भाई, तो हमारे गिफ्ट्स, वरना हमने खुद उठा लेने हैं। अमसाल ने एक साइड पर पड़ी टेबल पर पड़े गिफ्ट्स देखते हुए कहा। ये लो, ये मेरी तरफ से है। जरियाब ने एक फाइल इनकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? बादल ने फाइल खोलकर देखी। गांव के हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी और 80% तक फंड्स भी मुहैया करे गए हैं। वाकई ही वो दोनों उछले। वो पिछले कई दिनों से कोशिशें में थे मगर इनकी मंजूरी नहीं मिल रही थी। थैंक यू सो मच भाई, दोनों ने यकजबान होकर कहा। अब हम सब इनकी तरह बड़ा गिफ्ट तो नहीं दे सकते मगर ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। सादम ने कहते हुए एक एक गिफ्ट इन्हें दिया। बाकी सब ने भी बारी बारी अपने अपने गिफ्ट दिए। ये ले, कल बच्चों के साथ एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। सुबह 9 बजे तुम दोनों पहुंच जाना। पे मैं कर चुकी हूँ, आयशा ने एक रेस्टोरेंट का नाम बताते हुए तायीद की। बाकी ही भाभी, थैंक यू सो मच। आपने अरेंज कर दी, वरना हम गरीबों को अपने पल्ले से खर्चा करना पड़ता। वैसे हमारा गिफ्ट कहाँ है? बात करते करते इसे अपना गिफ्ट याद आया। 4 से 5 घंटे के लिए पूरे रेस्टोरेंट की बुकिंग को गिफ्ट ही कहते हैं, पागल लड़की। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह वाह, मुझे आपका गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। पिछली बार अपने जेब से की थी, स्कूल में ही बस केक काट लिया था। लगता है इस बार बहुत मजा आने वाला है। एक्साइटमेंट से अमसाल की आंखें फैली। वैसे जहाँ तुम लोगों के इतने नुकसान हैं, वहीं आज एक और नुकसान हमारे सामने आया है कि एक केक पर दो लोगों को गिफ्ट देने पड़ गए हैं। दरियाब ने इन दोनों के सामने गिफ्ट्स का ढेर लगे देखकर कहा। खबरदार, जो अच्छी या बुरी नजर रखी तो, बाजिल ने मौजूद संजीदगी से कहते हुए दोनों हाथ अपने गिफ्ट्स पर रखे। ये ले आपी, ये तो सब अमीर अमीर लोग हैं इसलिए अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। मैं तो गरीब सी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरी तरफ से ये चॉकलेट ही कबूल कर लें। जरवा अपने कमरे से चॉकलेट का पैकेट उठा लाई। अरे नहीं मेरी सोना मोनू, इनफैक्ट तुम्हारा गिफ्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। अमसाल ने इसके हाथ से लेते हुए मुस्कुराकर कहा। ओए, तुम मुझे भूल गई? बस एक ही गिफ्ट लाई हो, मेरा कहाँ है? बाजिल ने इसको वापस बैठे देखकर पूछा। मैं तो बस आप ही के लिए ही लाई थी। मतलब तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई? बाजिल ने सदमे से इसे देखा। मैं चॉकलेट ले रही थी तो मुझे लगा कि पता नहीं तुम खाते हो या नहीं। हाँ जारी, ये मुझसे भी ज्यादा खाता है। खैर तुम टेंशन ना लो, ये हम आधी आधी कर लेंगे। अमसाल ने हंसते हुए कहा। कमाल है यार, मेरी मनकूहा मेरा गिफ्ट ही नहीं लाई। बस भी कहो, क्यों बेचारी को खामोखा शर्मिंदा किए जा रहे हो? इसको शर्मिंदा होते देखकर अमसाल ने बाजू को आंखें दिखाई। हम सबको अगर ठग लिया हो तो अपने शोहर को भी पूछ लो। जिस अंदाज में वो बैठा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज लाया होगा। सादिम ने टांग पर टांग चढ़ाए बैठे आदिल की तरफ इशारा किया। तुम इससे क्या तवक्को लगाए बैठे हो? माशाल्लाह से जितना ये जन मुरीद है, यकीनन अपनी प्रॉपर्टी के कागजात उठा लाया होगा। अमान ने हंसते हुए कहा। वो तो ये मुझे कब की दे चुके हैं। अमसाल ने जितने आराम से कहा था, बाकियों को उतनी ही जोर का झटका लगा। आर यू सीरियस? अमान ने आंखें फाड़ी। यस, अमसाल ने सर हिलाया। हम ऐसे ही तो नहीं तुम्हें जनमुरीद कहते, तुम पूरा पूरा सबूत देते हो। दरियाब ने कहा। जवाब में उसने शाने उचका दिए। रामिल और शामीन चाय बना लाइन थी। 1 डेढ़ बजे तक बैठे वो बातें करते रहे थे। हाजरा शाह उठकर आई और इन सबको भेजा कि बैठ कर गप्पियां हाँकने का ये कौन सा वक्त है। मेरा गिफ्ट नहीं दिया तुमने, अमसाल ने कमरे में आकर आदल से कहा। जो निकाह पर दिया था वो कहाँ है, जरा बताना मुझे। आदिल ने इसे घूरा।
بتایا تو تھا کہ ایک کہیں گر گئی تھی اور دوسری بعد میں ٹوٹ گئی، امثال نے معصوم صورت بنائی۔ تو اب کیا گارنٹی ہے کہ تم سنبھال کر رکھو گی؟ اوفو دو نا پکا، بہت دھیان سے رکھوں گی۔ اب اگر گم کی نا تو دوبارہ نہیں لا کر دوں گا۔ عادل نے الماری سے ڈبی نکال کر اسے پایا پہناتے ہوئے کہا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اس نے کہیں گرا دی تھی اور تب سے وہ عادل کے پیچھے تھی کہ اسے نئی بنوا کر دے۔ میں نے کون سا جان پوچھ کر گرائی تھی؟ ایسا کرتی ہوں ایک چھوٹے تالے لے کر وہ لگا دیتی ہوں۔ اپنا کام نکل جانے کے بعد اس نے معصومیت کو پرے پھینکا۔ یہ بات تھوڑی دیر پہلے کرنی تھی۔ عادل اسے کہتا ہوا اٹھا تو اس نے کہکے لگایا۔